नहीं करना, ये निर्णय हमारे लेवल का नहीं है। हमारे हाई कमांड इसके बारे में निर्णय लेते हैं और सबका ये मानना है कि सब सम विचार की जो पार्टी है, आज बीजेपी को अगर हराना है तो सबको मिलकर लड़ने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए नफरत बांटना बहुत आसान है, मोहब्बत बांटना मुश्किल है। देर से बिकती है लेकिन मोहब्बत ज़रूर बढ़ती है लोगों में। तो ये किसको लेना किसको नहीं लेना, ये निर्णय हाईकमांड का है। इसके बारे में मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा। मेजा साहब, मालेगांव शहर में ना इस बात की काफ़ी चर्चा है कि यहाँ के जो मौजूदा एमएलए हैं वो कांग्रेस में शमूलियत ले सकते हैं, इसको लेकर कुछ जानकारी है आपको? नहीं, मेरे पास इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। तो ये अगर हो रही होगी तो बात ये ऊँचे लेवल पे हो रही है, इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं। अगर ऐसा हो गया, मौजूदा एमएलए जो है वो अगर आई वक्त पे आपके पास वो सिटिंग एमएलए अगर वो आ जाते हैं आपके साथ में, तो आप स्वागत करेंगे उनका? नहीं, ये देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, ये एमएलएस का प्रवेश करना नहीं करना ये निर्णय हमारे हाई कमांड नाना पटोले जी, थोराट साहब, अशोक चौहान जी और हमारे जो भी प्रभारी हैं हाई कमांड दिल्ली में जो है हमारे बेटे खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी के लेवल का निर्णय। इसके बारे में मैं बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन पक्ष में ऐसा होता है कि अगर कोई हमारे विचारधारा से प्रभावित होकर कोई आता है तो उसको रोकने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन वो अगर पक्ष में आता है उनको क्या दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ये निर्णय हाईकमांड। इंडिया अलायंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी भी है, तो मालेगांव में भी ये साथ में रहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, पूरे हर चुनाव में साथ में रहेंगे, चाहे विधानसभा और शरद पवार की राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रवादी दो है तो थोड़ा उसका खुलासा होना चाहिए किसके राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं। आप बोले किसके राष्ट्रवादी? शरद पवार। हाँ, पवार साहब की राष्ट्रवादी, वही असली राष्ट्रवादी है हम लोग समझते हैं। गठबंधन में तो वही है ना? हाँ, गठबंधन के तो वही है। नहीं, लेकिन अभी कौन किसके गठबंधन में आ जाए शाम तक कुछ बोल नहीं सकते, ये तो इतना असमंजस की स्थिति है। हाँ, महाविकास आघाड़ी जो है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, पवार साहब का जो वो है राष्ट्रवादी और शिवसेना, ये मिल के चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी भी उसमें है और कुछ अन्य दल भी उसमें है, चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव सिर्फ लड़ेंगे नहीं, चुनाव महाविकास आघाड़ी जीतने वाली हम ये हैं। चलिए, शुक्रिया। और हमारे अपने महाराष्ट्र अल्पसंख्यक के और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मुख्तसर जनाब डॉक्टर बजाज मिर्जा साहब यहाँ पर आए। हम आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपको अभिनंदन करते हैं और आपका इस्तेकबाल करते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं उनका इस्तेकबाल करता हूँ, उनको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस पत्रकार परिषद में हमारे शहर जिला के अध्यक्ष एजाज बेग साहब, जमील साहब और सभी मेरे साथी, सबसे पहले मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं और स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि आज 7 सितंबर है और पिछले साल आज ही के दिन 7 सितंबर 2022 को हमारे नेता आदरणीय खासदार राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। ये भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा थी, एक तारीखी वाक़या था जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर का सफ़र इस यात्रा ने पैदल तय किया था। और इसका मकसद एक ही था कि भारत को जोड़ के रखना है। नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत बांटने का काम हमारे राहुल गांधी जी ने किया है। कन्याकुमारी से निकल के कश्मीर तक का लंबा सफ़र, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे धूप हो, धूल हो, मिट्टी हो, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटे और अब उनके पैर में छाले आ गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि लोगों के दिल में जो छाले आए हैं नफ़रत के, वो मेरे पैर के छालों से बहुत कम है। नफ़रत का जवाब मोहब्बत से देने के लिए ये यात्रा का आयोजन किया गया था। ये यात्रा करीब 17-18 दिन महाराष्ट्र में भी थी और इस यात्रा ने एक देश का माहौल बदल दिया और ये साबित किया कि देश में
मोहब्बत बांटने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, नफरत बांटने वालों की बहुत कम। जिस तरह से लोग जुड़े, चाहे वो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, श्रीनगर तक, लोगों का हुजूम की हुजूम, लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। हर वर्ग के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, क्रिश्चियन, हर समाज के लोग उनके साथ में आए और यात्रा में शामिल होकर यात्रा को कामयाब बनाया। अब यात्रा ने इतना परिवर्तन कर दिया है कि उसके नतीजे आपके सामने आए हैं कि ये यात्रा कर्नाटक से गई 14-15 दिन और कर्नाटक में मेजॉरिटी के साथ में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। तो आज हम उस यात्रा को याद कर रहे हैं और वही यात्रा के लक्ष्य के ऊपर आज महाराष्ट्र में भी, पूरे महाराष्ट्र में जनसंवाद यात्रा का आयोजन किया गया है। नागपुर विभाग में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नानो पटोले जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अमरावती विभाग में उसका नेतृत्व विजय वडेट्टीवार जी कर रहे हैं। मराठवाड़ा में अशोक चौहान जी कर रहे हैं और इस विभाग में यात्रा का नेतृत्व आदरणीय बड़ा साहब थोरात जी कर रहे हैं और कोंकण में हर जगह हमारे सीनियर नेता इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो जनसंवाद यात्रा का मकसद ये है कि लोगों के बीच कहा जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मन की बात रेडियो से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जनता की मन की बात सुनने के लिए रास्ते पर आए। तो ये जनसंवाद यात्रा को बहुत अच्छा एक लोगों से हौसला मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं कि ये यात्रा जो 13 तारीख तक चलने वाली है कामयाब होगी। अब हम आते हैं, पिछले 9 साल से मोदी सरकार इस देश में, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उनकी सरकार चल रही है, लेकिन आप अगर देखें कि महंगाई आसमान को छूने लगी। एलपीजी का जो सिलेंडर 2014 में 450 रुपये का था, आज वो बढ़ के 1150 रुपये का हो गया। 800 रुपये बढ़ाए गए, फिर 200 रुपये कम किए गए। ये हमारे जो माँ बहनें जो घर का काम करती है, खाना बनाती है, चाय बनाती है, सुबह उठ के जैसे गैस सिलेंडर चालू करती है, तो ये महंगाई की मार हम सबको झेलना पड़ रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है। एक और वादा किया गया था कि 2 करोड़ हर साल बेरोजगारों को जॉब दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। 9 साल हो गए हैं इस सरकार को आके, उस हिसाब से 18 करोड़ जॉब बेरोजगारों को मिलना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा हुआ। कोविड और नोटबंदी की वजह से करोड़ों लोगों जो जॉब पे थे उनके जॉब चले गए। तो 9 साल में एक भी आदमी ऐसा बता दे जिसको सरकारी जॉब मिला है, वहाँ पर भी ये सरकार पूरी तरह नाकाम हुई है। एक और वादा किया गया था कि हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। 15 पैसे भी मुझे नहीं लगता किसी के अकाउंट में आए। ये इसके बारे में सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। 18% जीएसटी खाने पीने के तेल पे, किराने पे तक लगा दिया गया है। इससे महंगाई दिन पे दिन बढ़ते जा रही है और आम आदमी का बुरा हाल यहाँ पर हो रहा है। आपका ये इलाका नासिक का, यहाँ पे प्याज का काफ़ी यहाँ पे पीक होता है। यहाँ पे कांदे के व्यापारी, कांदे के किसान पूरी तरह से परेशान हैं। उनको अपनी फसल रोड पे लाके फेंकने की नौबत आ गई है। और मैंने कहने का मकसद ये है कि कोई भी इस सरकार से, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी कुछ नहीं। हमारा ये अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। आप देखते हैं ख़ास तौर पे अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय करने का काम ये सरकार कर रही है। नारा तो दे रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों को ये विश्वास में लेके काम कर रही है। अल्पसंख्यक के ऊपर एट्रोसिटी की घटना बढ़ रही है, मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ रही है। इस तरह का काम किया जा रहा है। बड़े मुश्किल से अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती थी केंद्र सरकार की तरफ से, वो भी बंद कर दी गई। तो कहने का मकसद ये है, इनका जो नारा है सबका विकास, सबका विश्वास, सबका, ये बिल्कुल खोखला है, इसमें कोई दम नहीं है। अभी आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मणिपुर में किस तरह से हमारे आदिवासी बहनों को एक बिना कपड़े के रोड पे परेड करा दिया गया। जब कहाँ था इस देश का संविधान, कहाँ थे ये लोग? ये बातें करते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा की हम जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन करने के लिए अभी तक बंटवारा होता था जात के, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। अब इन्होंने नया बंटवारा ला लिया। हिंदुस्तान, भारत और इंडिया का नाम बदल के भारत लाने का यहाँ पे नई कोशिश की जा रही है। कहाँ से आप भारत का, इंडिया का नाम हटाएंगे?
आप देखिए हमारे पासपोर्ट पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहता है, नोट के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ से नाम आप हटाएंगे? क्या ऐसा करके फिर से नोटबंदी लाने का प्लान है? ये सरकार कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये सरकार 9 साल में ये सरकार ने कुछ नहीं किया है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चाहे किसान हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं हो, युवा हो, बेरोजगार हो, सब इनके वादे सब खोखले, झूठे और बेबुनियाद। यानी इनके कोई नहीं, इन्होंने जो वादे किए इसमें कोई दम ही नहीं था। सब झूठे वादे करके इन्होंने लोगों के वोट लिए हैं, सरकार में आए हैं, सरकार बनाई है। लेकिन लोग, अब मैं समझता हूं कि लोगों ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में इनको सबक सिखाने के लिए जनता पूरी तरह तैयार है। और आने वाले चुनाव में 2024 में इंडिया जो संगठन जो एक बहुत मजबूत अलायंस बन के उभरा है, और वो अलायंस इतना मजबूत बन के उभरा है कि ये इंडिया का, भारत का नाम बदलने के लिए आ गए हैं। तो मैं तमाम आपके माध्यम से जनता को बताने के लिए हम आए हैं कि अब आने वाले 2024 में विधानसभा हो, लोकसभा हो, इसमें इंडिया मजबूती से आएगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो खोखले झूठे वादे थे उनको सबक सिखाने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार है। ये कहने के लिए आज पूरे महाराष्ट्र में ये पत्रकार परिषद है। मेरे साथ मालेगांव की जिम्मेदारी थी, मालेगांव में मैं आया हूँ। और आपके अगर कुछ सवालात हैं तो आप बताइए। वो जी बिल्कुल सही है। मैं एक और बात, एक मिनट, यहाँ पे पावर लूम की जो इंडस्ट्री है, इसके लिए आपने देखा कि पिछले महीने ही, शायद 2 महीने पहले इमरान प्रताप गढ़ी साहब की यहाँ पे बहुत बड़ी सभा हुई है। और पावर लूम इंडस्ट्री को भी किस तरह से उनके जो समस्याएं हैं उसको केंद्र में उठाने का काम हमारे इमरान प्रताप गढ़ी साहब करेंगे। और आमदार होने के नाते विधान परिषद में उठाने का काम मैं करूँगा। ये विश्वास यहाँ की जनता को दिलाने के लिए आया हूँ और आपके माध्यम से। सर, आपने एक अच्छा, बहुत ही कीमती वक्त गुलाम नबी आज़ाद के साथ गुजारा है। जी। चर्चा है कि आप अंदर पहले जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं भाई, कैसे? गुलाम नबी आज़ाद साहब वो अपने राह पर है, हम अपने राह पे। हमारी ज़िंदगी, मेरे दादा, मेरे वालिद इस कांग्रेस में एक कार्यकर्ता बोल के काम किया है। इस पक्ष ने मुझे इतना कुछ दिया है, इस पक्ष के लिए मैं अपनी जान भी दे दूं, उनका खतरा भी दे दूं तो कम होगा। हम कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और हम सब लोग कांग्रेस को ज़िंदगी भर, कांग्रेस ही एक विचारधारा है जो इस मुल्क में बीजेपी जैसी फिरकापरस्त पार्टियों से लड़ सकती है। सर, आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से है। मालेगांव शहर में 5 से 550 मस्जिदें, तो आपके रहते हुए यहाँ मस्जिद और मदरसे का ही परमिशन दिया था। इसके पहले जितने भी चेयरमैन आए, मस्जिद दिया जाता था परमिशन, लेकिन आज ये मदरसा लग के आता है। तो आपको उसके ऊपर नहीं, देखिए, रजिस्ट्रेशन ऐसा होता है कि अगर आप मस्जिद का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसको मस्जिद का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और उसको जोड़ के आप मदरसे को जोड़ के मस्जिद कर रहे हैं तो दोनों रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सर, साबका पार्लियामानी इलेक्शन में जो है मालेगांव से कांग्रेस को एक तरफा वोट दी गई, लेकिन जो है क्या बात है कि कांग्रेस के लीडर 5 साल यहाँ आते नहीं है, जब इलेक्शन आते हैं तो फिर वरिष्ठ लोग जो है मालेगांव पर ध्यान देते हैं। नहीं, आप देखिए, नाना पटोले जी मालेगांव मुझे लगता 2 से 3 बार आ चुके हैं। इमरान प्रताप गढ़ी साहब पिछले महीने आ चुके हैं, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। ये जो आप बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई हो सकता। ये ज़रूर है, जिस तरह से आना चाहिए उस तरह से लीडरशिप नहीं आई होगी। लेकिन अभी देखिए, यहाँ की भी लीडरशिप अच्छा काम कर रही है। हमारे एजाज भाई जब से शहर अध्यक्ष बने हैं, ये भी एक मजबूत नेता बोल के उभरे हैं। हमारे जमील साहब है और भी साथी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर की लीडरशिप आए, ये लीडरशिप भी हम मजबूती से काम कर रही है और कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सर, असेंबली और पार्लियामेंट में कांग्रेस हमेशा रही है। काँग्रेसला मजबूत करायचं काम एजाज बेग करतात असं तुम्ही सांगितलं। एजाज बेगला मजबूत करण्यासाठी तुम्ही काय करणार? आता आम्ही सत्तेत नाही, सत्तेत आल्यावर किंवा जे काही त्यांना मजबूत, त्यापासून संघर्ष करू राहिले। जेव्हा सत्ता होती तेव्हाही त्यांना नाही, बरोबर आहे। आता सत्ता आल्यावर तुम्हाला माहीत पडेल की एजाज बेगला कोणत्या प्रकारचा बडे कांग्रेस तर्फे देण्यात येईल, ते लवकरच माहिती। आज 1 साल पूरा हो गया 12 जून। जी। सब तरफ पद यात्रा निकल रही है, यहाँ क्यों नहीं निकल रही? नहीं, यहाँ का अभी शेड्यूल आपको बताता हूँ मैं। देखिए, पूरे जोन का शेड्यूल बना है। और कल जैसा हम लोग नासिक में थे, नासिक में पद यात्रा थी। मुझे लगता है एजाज भाई अपने पास का क्या शेड्यूल आप दिएंगे? हाँ, ये जो शेड्यूल तय हो रहा है, ये विभागीय शेड्यूल तय हो रहा है। यहाँ पर एक तो आदरणीय बाला साहब थोराट जी या कोई बड़ा नेता
उस पद यात्रा में शामिल होऊंगा जिसका आज ये बैठ के तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि रोज़ पद यात्रा हर शहर में या हर गांव में होगी। पद यात्रा का पूरे विभाग का शेड्यूल है, वो शेड्यूल में जब भी मालेगांव का मौका आएगा ज़रूर वहाँ पर पद यात्रा होगी। मालेगांव की ये सीट असेंबली और पार्लियामेंट के लिए कांग्रेस से मुख्तस है, जो अलायंस होता है, इस मतलब जो एनसीपी ये डिमांड कर रही है कि उसको दिया जाए। देखिए, सीट शेयरिंग की जो बात है ये मेरे लेवल की है, एजाज भाई के लेवल की नहीं है, लेकिन यहाँ पे कार्यकर्ताओं की सबकी ख्वाहिश है कि ये कांग्रेस को छुटा जाए। ये ख्वाहिश मैं मेरे हाईकमांड तक ज़रूर पहुँचाऊँगा और ये निर्णय लेने का अधिकार हमारे हाईकमांड नाना पटोले जी और महा विकास आघाड़ी के जो नेता है थोरात साहब, ये सब मिलकर तय करेंगे। पावर लूम सिटी है, कांग्रेस से बहुत अपेक्षा है कि कुछ न कुछ देंगे। नगुलाल भाई पीछे आए तो उन्होंने भी कुछ बातें किए थे, क्या कुछ दाएं नहीं, बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ, कल इमरान प्रतापगढ़ी साहब से वही हमारी चर्चा हुई पावर लूम के बारे में। अब ये स्पेशल अधिवेशन में भी वो बात उठाने वाले हैं, पिछले अधिवेशन में भी उन्होंने बात उठाई। पावर लूम के जैसा मालेगांव है, भिवंडी शहर है, इचल किरण जी है, ऐसे कुछ शहरों में जाकर वो खुद भी सबसे चर्चा कर रहे हैं और मैं भी आने वाले अधिवेशन में जहाँ भी इसके बारे में बोलना है इंशाल्लाह मैं ज़रूर बात करूँगा। मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आंदोलन पूर्ण महाराष्ट्रावर चालू आहे. त्यांची मागणी आहे मुस्लिम समाजालाही आरक्षण मिळालं पाहिजे अशी काही मागणी आहे. 100% आमच्या पक्षाचं स्पष्ट असं मत आहे की जे काही मागासलेले आहे मुस्लिम समाजाचं आरक्षण तो 2014मध्ये देण्यात आला आणि त्याला माननीय उच्च न्यायालयाने त्याला अपहोल्ड केला की चांगला आहे, द्यायला पाहिजे। तसंच मुस्लिम आरक्षण असो किंवा मराठा आरक्षण असो, हे जे काही जे डिझर्विंग आहे त्यांना दिलाच पाहिजे अशी आमच्या पक्षाची स्पष्ट भूमिका आहे। लाठीचार्ज झालेला आहे त्याबद्दल अगदी बरोबर आहे, जे लाठीचार्ज केलं एकदम चुकीचं आहे। हे बरोबर असताना कोणी सांगू शकत नाही। मागण्या मान्य करायचं की नाही करायचं ते सरकारचा निर्णय आहे, परंतु शांतिप्रिय आंदोलनाला अशा प्रकारचा लाठीचार्ज करणे हे अन्यायकारक आहे। त्याचा आमच्या पक्षाकडून आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो। असे आंदोलन नेहमीच होत असतात आणि या आंदोलनाची मागणी खूप चांगली आहे। मराठा समाज असो किंवा मुस्लिम समाज असो, ज्यांनी आंदोलन केलेलं आहे आणि त्या आंदोलनाला अशा प्रकारचे लाठीचार्ज करणे एकदम निंदनीय आहे। आमच्या नेत्यांनी त्याचा निषेध केलेला आहे। आम्ही स्वतः सर्व मिळून याचा निषेध करतो। ठीक आहे।